आपने देखा है जैसे छोटे बच्चे की जो क्लास रहती है ईवीएस रहती है, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ क्लास में बच्चों को ईवीएस पढ़ाई जाती है। ईवीएस के अंदर बच्चों को साइंस भी पढ़ाई जाती है, ईवीएस के अंदर बच्चों को पॉलिटी भी पढ़ाई जाती है, सब चीज ईवीएस के अंदर पढ़ा देता है। क्योंकि बच्चा सारी चीजों को एक साथ देखता है, समग्र रूप से देखता है, एकीकृत करके देखता है, इसलिए ईवीएस नाम दे दिया। आपने देखा ना फिफ्थ क्लास तक ईवीएस होती है, उसके बाद सिक्स क्लास से उसके सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बच्चा क्या काम करता है, एकीकृत करके पढ़ता है सभी चीजों को। उसी तरीके से मैथ्स को भी एकीकृत करके पढ़ता है। उसको नॉलेज नहीं है, इसको साइंस कहेंगे, इसको मैथ्स कहेंगे, इसको फलाना कहेंगे, वो सभी चीजों को एकीकृत करके पढ़ता है। एनसीईआरटी की किताब में क्लास थर्ड में ये वाली बात दी हुई है, जब नीचे लिखा हुआ है कि शिक्षकों के लिए निर्देश, एनसीईआरटी के नीचे लिखा हुआ है, तो उसमें ये वाली बात कही गई है कि जो ईवीएस की भी प्रकृति है वो कैसी है, वो एकीकृत प्रकृति है, यानी इंटीग्रेटेड प्रकृति है, सेम उसी तरीके से जैसे मैथ्स की प्रकृति है। बच्चा सभी चीजों को एकीकृत करके सीखता है। और उसके अलावा मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। अब देखिए मेरी बात देखिए ध्यान से सुनना, सीटेट के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का आपको भाषा का विकास करना है, ठीक है, या बच्चों को आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को अगर मैथ्स पढ़ा रहे हो तो क्या उसके साथ उसकी बच्चे की भाषा का विकास नहीं होगा? अगर बच्चों को मैथ्स पढ़ाई जा रही है तो टीचर किस में बोल रहा है, अपनी भाषा में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, इंग्लिश के अंदर जिस भी भाषा में बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं भाषा भी का भी तो यूज हो रहा है। तो इसलिए मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए, वो तो ऑलरेडी अपने आप पढ़ाया जाता है। अगर ईवीएस के अंदर मान लीजिए आप पढ़ा रहे हो और बच्चों को रेटिंग स्केल बताना है, रेटिंग स्केल तो बता दिया 1 2 3 कॉमन, 1 2 3 नंबर जो लाएगा वो पुअर, 4 5 जो लाएगा वो एवरेज, उसके बाद 6 7 8 9 10 लाएगा जो हाई वाला। तो यहां पर भी मैथ्स का यूज हो रहा है। तो चाहे भाषा की बात हो चाहे ईवीएस की बात हो, सभी जगह आपका मैथ्स का यूज हो रहा है। इसलिए मैथ्स को सभी सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। ये क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल देता है कि जो स्कूल है वो गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को गणित में अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल समस्याओं को सोल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। और उसके अलावा गणित में जो अमूर्त संकल्पनाएं होती है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझने के लिए मूर्त अनुभव भी उपलब्ध कराता है। अब देखिए मैथ्स के अंदर बेसिकली हम क्या काम करते हैं, अमूर्त संकल्पनाओं को ज्यादा देखते हैं। अगर बच्चे से पूछ ले बेटा 2 + 2 कितने होते हैं, वो कहेगा समझ नहीं पाएगा, एकदम छोटा बच्चा, आप तो बता दोगे, ठीक है। अगर मैंने कहा बेटा एक ये 2 उंगली होगी, 2 उंगली होगी, दोनों को जोड़कर कितनी उंगली बनी, तो 4 उंगली बनी। तो इसलिए बच्चों को जो अमूर्त संकल्पनाएं समझाई जाती है उसके लिए उसको मूर्त अनुभव उपलब्ध कराया जाए। मान लीजिए बच्चों को आप रेक्टेंगल पढ़ा रहे हो और रेक्टेंगल के अंदर बच्चों से पूछ लिया जाए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, तो अमूर्त संकल्पना हो गई। तो इसके लिए पहले आपको उसको एक एग्जांपल देने पड़ेंगे, मूर्त संकल्पनाएं देनी पड़ेगी जिनको बच्चा देख सकता है और अपना पकड़ भी सकता है, ठीक है। तो ये वाली बात आपके मैथ्स के संदर्भ में कही गई है। अब उसके अलावा देखिए एनसीएफ जो है 5 विधियों पर जोर देता है। इसके बाद आपका वैसे साइंस, सोशल साइंस और ईवीएस का आना चाहिए था, ये थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक। अब देखिए एनसीएफ जो 5 विधियों पर जोर देता है, सबसे महत्वपूर्ण विधि और सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में आती है वो आती है आपकी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। यानी बच्चा जब चीजों को करके सीखता है, खुद अपने हाथों से सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेहतरीन तरीका माना गया है सीखने का, ठीक है। इसमें बच्चा खुद अपने हाथों से चीजें करके सीखता है। और उसके अलावा निरीक्षण मेथड, इंस्पेक्शन मेथड के माध्यम से सीखता है, टेस्ट के माध्यम से सीखता है, कलेक्टिव रूप में सीखता है, यानी एक साथ मिलकर जब वो सीखते हैं, और मिक्स मेथड सीखता है। सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है एनसीएफ 2005 में, अब यहां पर टीचर का रोल आ गया। एनसीएफ 2005 में टीचर यानी शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ में यानी कि अंडरस्टैंडिंग में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चे हेतु सहायक है। मतलब देखिए यहां पर टीचर बच्चों को जो भी चीज पढ़ा रहा है, इनको जो भी ज्ञान दे रहा है, तो इस ज्ञान को क्या काम कर रहा है, वो इस जो अपनी नॉलेज दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको ज्ञान में कन्वर्ट कर रहा है। टीएलएम का यूज कर रहा है, अपने एग्जाम्पल्स का यूज कर रहा है, अपनी टेक्निक का यूज कर रहा है। इसलिए टीचर को एक फैसिलिटेटर माना गया है, एक सुगमकर्ता के रूप में माना गया है इसको, ठीक है। सुविधा दाता भी इसको बोला जाता है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर को एक सुविधा दाता भी बोला जाता है। तो मैं भी आप लोगों के लिए क्या काम कर रहा हूं, मैं भी आप लोगों के लिए सुविधाएं दे रहा हूं ताकि आप लोगों का एग्जाम पास हो जाए, ठीक है। तो ये बात तो आपको ध्यान होगी कि इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कौन कन्वर्ट करता है, टीचर, इसलिए उसको सुविधा दाता माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपके सामने स्क्रीन पर आ गया एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग माध्यमिक स्तर पर यानी अपर प्राइमरी लेवल पर सोशल साइंस, साइंस और ईवीएस के प्राथमिक उद्देश्य। मैंने कहा ना इन सभी में आपका एक एक नंबर का उद्देश्य जरूर पूछा जाता है, ठीक। अब इन उद्देश्य के ऊपर बात करते हैं।
अब देखिए बेसिकली ये मैंने सारे एक साथ इकट्ठे कर लिए, जो आपके एग्जाम में, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो आपके एग्जाम में सीटेट में क्वेश्चन आता है और वहां पर पूछा जाता है, किसी का भी उद्देश्य आपसे पूछ लिया, तो आपको जितनी भी चीजें मैंने अभी तक शुरुआत में बताई है वही से आपके चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके जो कंसेप्ट है उन्हीं से क्लियर हो जाएगा। ये जैसे मैंने 2-3 पॉइंट और लिखे हैं, इनसे आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी हो जाएगी। तो उद्देश्य के अंदर आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, लेकिन एक एक नंबर का आपके सभी सब्जेक्ट में आना है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्र के समक्ष सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सके। अब बच्चों को आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, तो सोशल साइंस के अंदर जो राष्ट्र के समक्ष सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां, सामाजिक चुनौतियां क्या है, जैसे किसी ने कुछ भी कमेंट कर दिया किसी धर्म के ऊपर, तो एक धर्म वाला दूसरे के ऊपर करेगा, दूसरे वाला उसके ऊपर करेगा, तो दोनों बेवकूफ आपस में मिल गए और इनके आपस में लड़ने से क्या होता है, दंगे फैल जाते हैं। ठीक है, और जो बेचारे भोले भाले लोग हैं वो भी फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, ये भी एक सामाजिक चुनौती है हमारे देश के सामने। ठीक है, ऐसे गधों से भी बचाना है भाई, कोई भी हो, किसी भी धर्म, जाति, अमीर गरीब कोई भी हो, किसी को किसी दूसरे पर टिप्पणी करने का कोई भी हक नहीं है। ठीक है, तो ये जो चुनौतियां आती है हमारे देश के सामने, इनसे हमको बचना है। ठीक, इसलिए भी तो हम पढ़ा रहे हैं सोशल साइंस को। और आर्थिक चुनौतियां आ रही है, इनकी भी समझ होनी चाहिए। जैसे जो हमारा रुपया है वो डॉलर के मुकाबले काफी गिरता जा रहा है, तो इसकी भी हमको नॉलेज होनी चाहिए। तेल के रेट जैसे बढ़ रहे हैं, तो देखिए सब चीजों की नॉलेज हमको होना जरूरी है, चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो। ठीक है, इसलिए भी सोशल साइंस को पढ़ाया जाता है। उसके अलावा प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आप बच्चों को सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, यूएस पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, लेकिन बच्चे की जो सोच है ना वो विकसित होनी चाहिए। कैसे, अब मान लीजिए बच्चों को आप पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हो, तो पेड़ के बारे में सभी जानकारी पढ़ा दो, और ये भी बताओ कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वरना हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो देखिए कितनी बच्चे की सोच जो है विकसित हो रही है। ठीक है, उसके अलावा साइंस के कंसेप्ट को जानने के लिए एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट को करना चाहिए। साइंस सबसे ज्यादा जब आती है जब आदमी खुद एक्टिविटीज करता है कोई, या फिर एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे हम लोग थे, तो हम कभी मतलब मैंने तो कभी नहीं किया, मैं तो जानवर से प्यार करता हूं, कभी मेंढक को पकड़कर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया, कभी लैब के अंदर जाके एक्सपेरिमेंट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। साइंस आता भी तभी है जब एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये भी इसकी एक खासियत है कि बिना एक्सपेरिमेंट के, एक्टिविटीज के साइंस आता भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसको महत्वपूर्ण मानता है एनसीएफ। अगला है सुपरिचित अनुभव के आधार पर साइंस के कंसेप्ट को समझना। साइंस क्या, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है आपका, सुपरिचित अनुभव, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा, जो बच्चा चीजें जिनको पहले से जानता है उनके अनुभव के आधार पर बच्चों को आगे की चीज पढ़ानी चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चों को आप जानवर के बारे में पढ़ा रहे हो, तो ऐसे जानवर लो जो उसके बच्चे के चारों तरफ के परिवेश में आपको मिलते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको लिखे